तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी हो इस बार क्लास 12 में और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है, या यूं कहें कि 2026 में क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का जो खंड का होता है। इस पूरे खंड का को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और हिंदी में पूरे के पूरे 50 नंबर कंप्लीट करेंगे। देखो स्टूडेंट, ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, और इस बार जो हमारा टारगेट है ना कि हिंदी में हम 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे, इसको मैं दिलाकर ही रहूंगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहें। 2026 में 100% यही आएंगे, और हमारी गारंटी है भैया हिंदी में 95% प्लस दिलाने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पूरे खंड का को एक वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए खंड का में कितने टॉपिक हैं टोटल। अगर खंड का की बात करें तो टोटल ये 50 नंबर का आता है। हमारा हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का 50 नंबर, खंड का 50 नंबर, ठीक है। तो 7 टॉपिक हैं आपके खंड का में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, ये 10 नंबर का आता है बच्चों। फिर हम एक महत्वपूर्ण गद्यांश सॉल्व करेंगे 10 नंबर का। देखो क्वेश्चंस मैंने ऐसे ऐसे ले रखे हैं ना, आप खुद ही देख लो, जो आपके एग्जाम में बार बार आए हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन हम नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद में हम महत्वपूर्ण पद्यांश को सॉल्व करेंगे 10 नंबर। फिर लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना सीखेंगे 5 नंबर। फिर कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, और उसके बाद में एक कहानी पढ़ेंगे 5 नंबर की, और एक खंड काव्य 5 नंबर का। टोटल 50 नंबर का पेपर। तो बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो छोटी सी फैमिली है वो आप भी लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो है टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 10 नंबर के, 5 हिंदी गद्य साहित्य से, 5 हिंदी पद्य साहित्य से। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन समझना, मैं क्वेश्चन भी करूंगा उसका आंसर भी आपको देना है। बताओ द्विवेदी युग के लेखक हैं, इसमें से कौन से लेखक हैं जो द्विवेदी युग के हैं? सदल मिश्र जी, मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह, या हजारी प्रसाद द्विवेदी? देखो जो सरदार पूर्ण सिंह जी है ना, ये हमारे द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 2 बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस बार भी इंतजार है। दूसरा देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? इन चारों में से कौन सी पत्रिका है जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित किया? कवि वचन सुधा, उचित वक्ता, भरत मित्र, या सरस्वती? भैया सरस्वती पत्रिका जो है ना, इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, आंसर देना कमेंट बॉक्स में। बताओ ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्रिका, इसका आंसर आपको ढूंढकर देना है, क्योंकि होमवर्क ना हो तो मजा कहां आएगा। तीसरा क्वेश्चन, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो आप लोग, और बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। बताओ प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या गुलाब राय? भैया चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तीसरा ऑप्शन सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चैप्टर था आपके 10th में, याद है कि नहीं याद है? चलो चौथा क्वेश्चन देख लो बेटा। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? क्वेश्चन बहुत आता है। बताओ किस लेखक का जो रियल नेम है, वास्तविक नाम है, वो केदारनाथ पांडे है? अज्ञेय का, राहुल सांकृत्यायन का, रामवृक्ष बेनीपुरी का, या जैनेन्द्र का? भैया राहुल सांकृत्यायन जी का नाम है केदारनाथ पांडे, इनका वास्तविक नाम है। राहुल सांकृत्यायन जी के नाम से हम इनको अपने हिंदी साहित्य में जानते हैं, बट इनका रियल नेम जो है केदारनाथ पांडे जी है। पांचवा क्वेश्चन देख लो बच्चों, कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कुटज, अब देखो ये इसके जो लेखक हैं ना, उनका चैप्टर हमारे 12th में है। अब आप बताइए कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या राजा लक्ष्मण सिंह? भैया हमारे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं ना, यही कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक चैप्टर है हमारे 12th में, अशोक के फूल, तो इनको जरूर पढ़ लेना। 6 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? जल्दी बताओ,
हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? सब्रपा, सरहपा, लुइपा या कणहपा? भैया आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देख लो बेटा। देखो जितने भी टॉपिक मैं बताने वाला हूं सबको ध्यान से देख लेना, और कोई मूवी नहीं चल रही है, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, तो कॉपी पेन लेकर बैठना, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है ना पॉइंट लिखा कीजिए। 7 नंबर, मुकरिया किसकी रचना है? मुकरिया जो है किसकी रचना है? तो फर्स्ट है मधुकर कवि की, सेकंड है कुशल राय की, थर्ड है अमीर खुसरो की, या फोर्थ है भट्ट केदार की? तो देखिए मुकरिया जो रचना है ना ये हमारे अमीर खुसरो जी की है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, चित्राधार काव्य की भाषा क्या है? जो चित्राधार काव्य रचना है किस भाषा में ये लिखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अवधी, दूसरा ब्रज, तीसरा कन्नौजी, चौथा भोजपुरी। तो भैया चित्राधार जो है ना ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। अब आपसे एक क्वेश्चन यहां पे और बनता है, आप लोग बताइएगा, बहुत फेमस रचना है कामायनी। ये कामायनी किसकी रचना है? इसकी कवित्री कौन है? चलो मैंने हिंट दे दिया है, कवित्री, लेखिका जिसको कहते हैं। आखिर कौन है इसकी लेखिका? चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। लहर के रचनाकार कौन है? भैया आंसू लहर, झरना, ये सब तो आपको पता ही है। और इसके जो रचनाकार है ना हमारे 12th में उनका चैप्टर है। तो जयशंकर प्रसाद, स्वर्ण धूली, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत? भैया इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद। देखो आंसू लहर, झरना, इन सबके जो कवि हैं ना वो जयशंकर प्रसाद जी ही हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत स्पेशल है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन, मैं आपको 10 ऑब्जेक्टिव यानी कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं। अभी गद्यांश पढ़ेंगे, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, सबको तो पढ़ना है। चलो 10 नंबर, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद पारितोषिक या सोवियत लैंड नेहरू? तो भैया इसका राइट आंसर होगा साहित्य अकादमी। देखो कला और बूढ़ा चांद जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, और इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। अब ऐसा नहीं है कि बस यही 10 पढ़ लो और बोर्ड एग्जाम देने चले जाओ, आपको और भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग सपोर्ट करते हैं भैया, ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे क्लासेस दे दूंगा तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम अपना दूसरा वाला टॉपिक देखेंगे। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया, 10 नंबर का ये आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा जो है, इसको मैं हटाता हूं, सेकंड टॉपिक हमारा जो है ये महत्वपूर्ण गद्यांश है। अगर अपनी लिस्ट में देखा जाए तो देखो महत्वपूर्ण गद्यांश अब हम पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है वो समझ लो। इसमें आपको किसी चैप्टर का हमारे हिंदी के एक गद्यांश दे दिया जाएगा यहां से यहां तक। जो गद्यांश मैंने लिया है ट्रेंडिंग में है भाई, 2 बार आ चुका है। उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, पांचों का आंसर दे दो, 10 नंबर ले जाओ। तो हम लिखकर सीखेंगे इसको, लेकिन पहले हमें क्या करना है, ये जो गद्यांश है इसको पढ़ना है। फिर जो नीचे क्वेश्चंस रहते हैं ना उसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इन सब क्वेश्चंस का जो नीचे दिया गया है ना इसका आंसर इसी में ढूंढते हैं, और उसके बाद में इसको लिखना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं भैया। अब देखिए स्टूडेंट, गद्यांश की बात करें तो चलो पढ़ते हैं, पहले इसको ध्यान से पढ़ो, आंसर बहुत इजी हो जाएगा। देखो, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जल की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। अब देखो ध्यान से समझो इसको, पहले पहचानो ये किस चैप्टर का गद्यांश है। तो देखो अगर हम देखें तो इसमें राष्ट्र आया,
फिर उसके बाद में राष्ट्र, मतलब कई जगह हमने देखा है कि राष्ट्र राष्ट्र की बात की गई है। तो ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगर आप ये पहचान गए तो 2 नंबर तो आपका कंप्लीट, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है ना वो यही होता है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको जिसके नीचे रेखाएं दिख रही हैं, जैसे यहां से लेकर यहां तक ना, इसकी व्याख्या करनी है अपने शब्दों में भाई। चलो इसको भी करेंगे, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा अपनी तरफ से लिख देंगे। तीसरा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो देखो अभी हमने पढ़ा है ऊपर, ध्यान से समझ लो। ये देखो यहां आंसर दिया गया है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां से यहां तक लिख दो, देखो सेम वही क्वेश्चन। ठीक है, नहीं जान रहे हो आंसर तो इसका कीवर्ड जो है ना उसको ढूंढ लो और आप आंसर दे सकते हो। जैसे भूमि है, जन है, साथ साथ है, महत्वपूर्ण स्थान है, ये सब कीवर्ड है। ठीक है, चलो चौथा, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? देखो क्वेश्चन ये वाला 2 तरह से दिया गया है, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो भैया यहाँ पे आंसर इसका सीधा सीधा दिया गया है, देखो कुछ है नहीं, देखो ये आंसर यहां दिया गया है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। बस यहां से यहां तक लिख दो भाई, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। पांचवा क्वेश्चन, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर निहित है? तो देखो ये लिखा है भाई, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर निहित है। बस यही सब लिखना है, क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली दिया गया है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे इसको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में? तो बहुत ईजी है। क्या है? बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि भैया पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, उसके बाद में आपको लिखना है जैसे राष्ट्र का तीसरा डॉट डॉट करके इसका लास्ट वर्ड ऐसे लिख देना, राष्ट्र का डॉट डॉट करके संस्कृति है। क्यों? क्योंकि आपके उसमें 2 गद्यांश दिए रहेंगे, करना एक ही होगा। आपने कौन सा किया है, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? तो आप जान जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हम फर्स्ट ऐसे लिखेंगे और संदर्भ लिख देंगे। देखो संदर्भ में अगर आप लोग पाठ और लेखक का नाम लिखते हो ना तो थोड़ा इजी हो जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। पाठ का नाम, लेखक का नाम और 2 नंबर कॉपी चेक करने वाला दे देगा आपके नाम। बस यही लिख देना, चाहे संदर्भ लिखो या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे ये जो लाइन है आप में ना, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इसको अपनी भाषा में 2 4 6 लाइन बढ़ाकर लिख दो। देखो कैसे लिखा है मैंने, बहुत ध्यान से समझो। रेखांकित अंश की व्याख्या, खूब प्यारा सा हेडिंग डालना, लिखना, वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति के लिए ही, उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास और उन्नति समृद्ध निहित है। बस हो गया, लिख दो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, 2 नंबर ऐसे भी आपको मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं आप सेम लिखो, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखो, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये तो मैंने बता ही दिया। तीसरा देखो, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है, 2 नंबर। देखो यहाँ पे लिखा, यहां से लेकर यहां तक लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट आंसर देखते हैं हम लोग। इसका चौथा आंसर क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है, पहले क्वेश्चन को देखो, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो मैंने बताया था ये, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो ऐसे लिख देंगे, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, 2 नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर निहित है? तो देखो यहाँ पे लिखा है, संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही
राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो यही उठाकर लिख देंगे। देखो, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित। बस हो गया। ऐसे लिखकर आओगे बेटा तो 10 में 10 आपको भी दिया जाएगा, क्योंकि आप भी स्टूडेंट ही हो। ठीक है, बस आंसर अच्छे से लिखना, सॉल्व अच्छे से करना, बाकी एग्जामिनर तो आपको नंबर दे ही देगा। चलो, गद्यांश भी हो गया। अब हम चलेंगे अपने महत्वपूर्ण पद्यांश पे। 10 नंबर ये भी कंप्लीट। चलिए पद्यांश को देखते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है महत्वपूर्ण पद्यांश। ये देखो 10 नंबर का ये भी आता है बेटा। और जो पद्यांश मैंने लिया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ेंगे पहले, फिर इसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं 5 उसका आंसर देंगे। मतलब गद्यांश की तरह ही रहेगा, लेकिन उतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा हिंदी मीनिंग आना चाहिए। देखो ध्यान से समझो, पहले इसको पढ़ो फिर पहचानो ये किस पार्ट से। देखो, बैठी खिन्ना एक दिवस वो गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली साध दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। मतलब सिंपल है। देखो, ये हमारे पवन दूतिका चैप्टर का पद्यांश है और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। मतलब श्री कृष्ण जी को जी जो है वो राधा को छोड़कर मधुबन चले गए हैं और राधा जी उनके प्रेम में पागल सी हो रही हैं, उनके विरह से बहुत परेशान है। तो देखो ध्यान से, बैठी खिन्ना, खिन्ना का मतलब होता है आप प्रसन्न होकर, एक दिवस, एक दिन, दिवस का मतलब दिन होता है, गेह, गेह का मतलब घर में, थी अकेली, अकेली। एक दिन राधा जी जो है, एक दिन जब राधा जी उदास और खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी, आंखें आंसू, उनके आंखों से आंसू आ रहे थे, दृग युगल, दोनों आंखों से में थे, वो थे धरा, धरती को भिगोते भिगो रहे थे। और क्या हो रहा था कि राधा जी और उनकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। तभी क्या होता है, आई धीरे, धीरे से आई इस सदन, इस भवन में, सदन का मतलब होता है भवन या घर। ठीक है, घर में पुष्प सदगंध को ले, पुष्प सदगंध का मतलब फूलों जैसी खुशबू को लेकर आई। तभी होता क्या है, जब वो रो रही थी, उनके आंसू गिर रहे थे ना, तभी प्रातः काल की जो सुगंधित पवन है वो उनके घर के अंदर प्रवेश करती है रोशनदानों से होकर। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, मतलब प्रातः वाली, प्रातः काल वाली, सुबह वाली सुपवन, पवन इसी काल, इसी समय, वातायनों से, वातायन का मतलब होता है खिड़कियों से, घर में जो खिड़की होती है। तो होता क्या है, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, मतलब उसी समय जो है प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर उनके घर के अंदर प्रवेश करती है। फिर क्या होता है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों को मतलब दुख को विपुल अधिक बढ़ता हुआ देख के दुखिता हो, मतलब व्यथित होकर। मतलब जो वायु, जब राधा जी प्रसन्न होती थी, जब कृष्ण जी उनके पास रहते थे ना, तब वही वायु जो है उनको बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन आज जब वो वायु आई ना, तो उनको वो दुख देने वाली लग रही है। धीरे बोली सात दुख उससे श्रीमती राधिका यो, मतलब धीरे से बोली सात दुख, दुख के साथ श्रीमती राधिका यो, राधा जी। फिर क्या होता है, पवन से धीरे से श्रीमती राधिका जी बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, मतलब प्यारी प्रातः, हे प्यारी प्रातः पवन वायु तू इतना क्यों मुझे सताती, तो मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी कलुषित, प्रदूषित हो गई है काल की, मतलब समय की क्रूरता से, क्रूरता से। मतलब होता क्या है, जब वो पवन खिड़कियों से होकर उनके घर में प्रवेश करती है ना, तो राधा जी का दुख और बढ़ गया और वो दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोली कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी कलुषित हुई है काल की क्रूरता से, क्या तू भी इस समय की कठोरता से दूषित हो गई है। बस इतना उन्होंने बोला। हो गया। चलो भैया 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये गद्यांश नहीं है कि आंसर ढूंढ ढूंढ कर आप लिख लोगे, इसमें हिंदी मीनिंग पता होगा तो बड़ी आसानी से लिख दोगे। देखो फर्स्ट, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया शीर्षक का नाम है पवन दूतिका, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन 2 लाइनों का आपको व्याख्या करना है, अभी मैं करता हूं। तीसरा, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था, भैया लिख दो। एक दिन राधा जी घर में दुखी होकर अकेले बैठी हुई थी। चौथा,
फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? तो भैया फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में प्रातःकालीन सुखद वायु ने प्रवेश किया। पांचवा, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर कहा कि हे प्रातःकालीन वायु, तू मुझे इतना क्यों सताती है? क्या तू भी इस भाग्य की कठोरता से दूषित हो गई है? बस यही लिख दो, काम खत्म। अब देखो एक एक का आंसर लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले आप इसका फर्स्ट वर्ड बैठी खिन्ना डॉट डॉट करके क्रूरता से ऐसे लिख देना, बैठी खिन्ना एक डॉट 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 करते की क्रूरता से। फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो फर्स्ट है संदर्भ। देखो मैं संदर्भ लिख दूंगा, इसमें कवि का नाम और शीर्षक का नाम दोनों आ जाएगा। देखो ध्यान से, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ये हमारे कवि हो गए, ये हमारी रचना हो गई और 2 नंबर हमारे नाम हो गया। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? इसको ऐसे लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना और लिखना, थोड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो प्रातःकालीन सुखद वायु पुष्पों की सुगंध लेकर धीरे से खिड़कियों के रास्ते उस घर में प्रविष्ट हुई जो राधा घर में बहुत दुखी होकर अकेले बैठी थी। थोड़ा आपको और मिक्स करके लिख देना है, कोई जरूरी नहीं है वही 2 लाइन, थोड़ा ऊपर वाली लाइनों का भी हिंदी लिख देना है। वायु संयोग में सुखद लगती है, वही अब वियोग में दुख बढ़ाने वाली सिद्ध हुई। अतः उस वायु के कारण अपनी व्यथा को और बढ़ता देखकर राधा बहुत दुखित होकर उससे बोली कि हे प्यारी प्रातःकालीन वायु, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है? अर्थात समय या भाग्य तो तेरे विपरीत है ही, मेरे विपरीत है ही, पर क्या तू भी उससे प्रभावित होकर मेरा दुख बढ़ाने पर तुली है, जबकि सामान्यतः तू लोगों को सुख देने वाली मानी जाती है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लो बेटा, 2 नंबर यहां पर भी आपको एग्जामिनर ऐसे रेड पेन से देगा। तीसरा, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? तो एक दिन राधा घर में दुखी होकर अकेले बैठी हुई थी बेटा। 2 नंबर यहां पे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन, फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? तो फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में प्रातःकालीन सुखद वायु ने प्रवेश किया। 2 नंबर यहां पे भी। चलो पांचवा लास्ट, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि हे प्रातःकालीन वायु, तू मुझे क्यों सताती है? क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है? बेटा 2 नंबर यहां पर भी। तो ऐसे ही आपको एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है ऐसे देगा। अगर आप अच्छे से लिखते हो ना, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आंसर दोगे ना, तो आपको पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा। चलो ये भी टॉपिक हो गया। अब अपने हम जीवन परिचय पे चलते हैं बेटा। 30 नंबर का टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेखक का साहित्यिक परिचय। अब लेखकों में 3 लेखक इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। कवियों में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। बस यही पढ़ लेना, काम हो जाएगा। तो लेखकों में मैंने एक लेखक को लिया है, इनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए इनका साहित्यिक परिचय लिखते हैं। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो साहित्यिक परिचय है ना, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, बार बार ये एग्जाम में आते हैं और आपको 5 नंबर दिलाते हैं। तो देखो साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ये 12th है। तो साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक छोटा सा जीवन परिचय लिख देना है। देखो आप जीवन परिचय को एक बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं, वो भी अच्छा तरीका है, और ऐसे जैसे मैंने लिखा ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा हेडिंग हमारा रहेगा मेन साहित्यिक परिचय, तो उसको बाद में लिखेंगे। चलो जीवन परिचय देख लो। जीवन परिचय में इनका जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, ये सब लिख देना। साहित्यिक परिचय में ये होता है कि इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, कौन सा पुरस्कार मिला। ठीक है, तो देखो जीवन परिचय, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। बस यही लिखो, जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा, मृत्यु, बस इतना लिख देना। साहित्यिक परिचय आपका मेन हेडिंग है, साहित्यिक परिचय और रचनाएं। तो साहित्यिक परिचय देखो,
हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर मतलब ये कैसे थे, आखिर कैसी रचनाएं करते थे, क्या करते थे, क्या नहीं, हिंदी साहित्य में क्या योगदान दिया, ये सब साहित्यिक परिचय में लिखना है। इनके साहित्य पर हिंदी संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन भी किया। इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, मतलब इतना ही सम्मान इनको मिले। तो साहित्यिक परिचय आपको 3 नंबर दिलाता है बेटा, ऐसे आपको लिखना है। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, सर हमारे दूसरे वाले बुक में दूसरी तरह से दिया गया, आप दूसरी तरह से बता रहे हैं। देखो किसी भी बुक का आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं याद किया तो इसको याद कर लो, नहीं तो आप दूसरे बुक का भी पढ़ सकते हो। रचनाएं आपको 2 नंबर देगा, 3 ये 2 रचनाएं। तो देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता इनके निबंध हैं। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, ठीक है। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा इनकी उपन्यास की रचनाएं हैं। बस इतना ही लिख देना, काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा मत लिखना। 2 और है, इसको लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं। संपादन में नाथ सिद्धों की वाणियां, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। तो आपको निबंध लिखना है, आलोचना लिखना है, इतिहास लिखना और उपन्यास लिखना है। बाकी ना ही लिखो तो भी चलेगा और लिख दोगे तो भी चलेगा। चलो अब चलते हैं अपने कवियों पे। कवियों में जयशंकर प्रसाद जी भी एक बहुत फेमस कवि हैं और इनका मैं साहित्यिक परिचय आज बताने वाला हूं। जयशंकर प्रसाद जी देखो बेसिकली महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ये बहुत स्पेशल है। बाकी ये भी आप पढ़ लीजिएगा जयशंकर प्रसाद जी को भी। देखो सेम वही प्रोसेस, पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। देखो जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। बस हो गया बेटा। साहित्यिक परिचय की बात कर लेते हैं हम लोग। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे। मतलब इनकी काव्य रचनाओं को अगर आप देखोगे ना तो प्रेम और सौंदर्य हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया है। चलो रचनाएं देख लो बेटा। रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न हैं, जैसे काव्य ग्रंथ में कामायनी, आंसू, लहर, झरना इनकी काव्य रचनाएं बहुत फेमस रचनाएं भैया। अब हाँ आगे बढ़ते हैं। कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन, आंधी, ये सब इनकी कहानी की रचनाएं बहुत फेमस हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है ये इनकम्प्लीट है, मतलब पूरी रचना नहीं हो पाई थी। और निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध, और चंपू में प्रेम राज्य। इतनी सारी इन्होंने रचनाएं की हैं बेसिकली। और ऐसे अगर लिख कर आओगे बेटा 5 में 5 आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया कवि का साहित्यिक परिचय। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, मतलब हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, वो देखते हैं क्या है, ठीक है। पहले अपने लिस्ट को ढूंढ लें। तो देखिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कहानी। देखो गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय सब हो गया। अब कहानी आती है बेटा 5 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर की आपकी कहानी पूछी जाती है। तो चलो कहानी को भी समझ लेते हैं भैया। चलो ये है आपका बहादुर कहानी। देखो आपकी कहानियों में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कहानी में अगर देखा जाए तो पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, 3 कहानी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, मतलब उसका सारांश और उद्देश्य ना, तो भैया उसी में से आने वाले हैं, उसी में से आता ही है हर साल, कोई नई बात नहीं है। तो कहानी में होता क्या है, जैसे आप पंचलाइट कहानी पढ़ रहे हैं, बहादुर या ध्रुव यात्रा, इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है सारांश। जैसे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का उद्देश्य, बहादुर कहानी का सारांश। तो हमें कई ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम आज पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारा उद्देश्य। बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है वो पढ़ने वाले हैं, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो चलिए भैया इसको देखते हैं क्या है उद्देश्य। तो देखिए स्टूडेंट, उद्देश्य आखिर है क्या, देखो, आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत जी अग्रणी हैं। मतलब अमरकांत जी की ये कहानी है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास वाले होते हैं तथा निम्न वर्ग जो लोअर क्लास वाले होते हैं, उनकी पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। मतलब इनकी कहानियों में जो है मिडिल क्लास, लोअर क्लास की परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति का सजीव या आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। मतलब ये कहानी जो है ना, एक पहाड़ी लड़का है 12 से 13 साल का, वो अपने माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के घर नौकर के रूप में रख लिया जाता है। तो इनकी जो बहादुर कहानी है ना, मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना। मतलब जो हमारे समाज में जो वर्ग संघर्ष हो रहा है ना, ये लोअर क्लास का है, ये नीच है, ये वैसा जाति है, दूसरे जात का, ये सबको खत्म करना है। इन सबको जो है सहानुभूति के द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। मतलब बहादुर को जो पीटा जाता है ना और वो घर छोड़कर चला जाता है, तो घर वाले बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हैं। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। इतना लिख दोगे बेटा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहना। तो ये आपका था बहादुर कहानी का उद्देश्य, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो हमारा टॉपिक है, क्या है वो है खंड काव्य। देखो खंड काव्य जो होता है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। इसमें होता क्या है, ये जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी से हो तो यूपी में कई जिले हैं, किसी जिले में रश्मि रथ योगा, किसी जिले में श्रवण कुमार, किसी जिले में मुक्त यज्ञ, किसी जिले में आलोक वृत्त, किसी जिले में त्यागपथी। तो आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट करके बता देना। तो ये 50 नंबर हमारा खंड का तो कंप्लीट हो गया। चलिए खंड खा को देखते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो 50 नंबर है, मैंने खंड का को इस वीडियो में बताया था कि मैं पूरा खंड का बताने वाला हूं, तो आपका खंड का जो है पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, देखो पूरा जो हिंदी था उसको मैंने इस वीडियो में बताया, तो आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को पहले लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपको अगर क्लासेस चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहते हैं, चाहे जिस सब्जेक्ट की, कमेंट करके एक बार कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।